हेलो। देखिएगा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 10, जो कि फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है भाई, आपकी जो साइंस है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो हम केमिस्ट्री के शायद से 2 या 3 चैप्टर, मेरे ख्याल से 2 या 3 चैप्टर हमने कर लिए थे, 2 किए थे शायद। और ये फिज़िक्स का हम लोग फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, जो कि है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए, समझने का इस चैप्टर में बहुत है ना। कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है अगर समझ में नहीं आया तो, क्योंकि चैप्टर रटा नहीं जा सकता। तो कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे समझ में आ पाए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग लाइट के बारे में चैप्टर स्टडी कर रहे हैं तो पहले काम करते हैं, लाइट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि लाइट होती क्या है। ठीक है, नोट्स में आपको भेज दूंगा इस चैप्टर के। देखिए, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन इन आर आइज। लाइट जो है एक एनर्जी का फॉर्म होती है जो कि हमारी आंखों में सेंसेशन ऑफ विजन, मतलब कि देखने की कैपेबिलिटी या देखने का सेंस प्रोड्यूस करती है। लाइट की वजह से ही हम लोग चीज़ों को देख पाते हैं। लाइक वी आर एबल टू सी दिस वॉल। अगर हम किसी इस वॉल को देख पा रहे हैं, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, तो एक्चुअली क्या है कि लाइट उस जा रही है, उस ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक कर रही है और वापस हमारी आंखों के अंदर एंटर कर रही है। और जो आई का जो पर्दा होता है, जिसे हम रेटिना कहते हैं, उस रेटिना पर वो उसकी इमेज बना रही है। देन वी बिकम एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, देखिए, लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करती है, ठीक है ना, इफ लाइट स्ट्राइक्स एन ऑब्जेक्ट, देन देयर मे बी 3 कंडीशंस। तो वहाँ पर 3 कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन हो सकती है लाइट का रिफ्लेक्शन, सेकंड कंडीशन होती है लाइट का रिफ्रैक्शन, और तीसरी कंडीशन होती है, मतलब फर्स्ट कंडीशन हो गई रिफ्लेक्शन, सेकंड हो गई रिफ्रैक्शन, और थर्ड होती है एब्जॉर्प्शन। मतलब ये कहने का कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट स्ट्राइक करती है तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होता है और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होता है। देखिए, रिफ्लेक्ट का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ पहले होता क्या है। जैसे मान लीजिए, जैसे ये इस वाले डायग्राम में ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर ये जो लाइट रे है इस तरीके से आ रही है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ठीक है ना, इस तरीके से लाइट रे आ रही है, यहाँ पर नीचे आके इस जगह पर उसने स्ट्राइक किया है और वापस से इस तरफ को चली गई है। तो मतलब ये कहने का कि इसे बोलेंगे आप द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ये लाइट का बाउंसिंग बैक ही तो ऐसे आना, फिर रिफ्लेक्ट, मतलब एक सरफेस को स्ट्राइक करके वापस लौट जाना। दिस इज कॉल्ड बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है ना, किसी भी लाइट का, मतलब किसी लाइट रे का बाउंस होना किसी पर्टिकुलर सरफेस से, इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस इनटू द सेम मीडियम, या द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम फ्रॉम अ सरफेस इज सेड टू बी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे लाइट का रिफ्लेक्शन कहते हैं। देखिए, यहाँ पर डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, थोड़ा इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखी है इसकी डेफिनेशन। When the light is allowed to fall on highly polished surface, अगर किसी लाइट को हम लोग किसी हाईली पॉलिश्ड सरफेस, मतलब कि शाइनी सरफेस पर स्ट्राइक कराते हैं, फॉल कराते हैं, सच एज अ मिरर, मोस्ट ऑफ द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड। तो मोस्ट ऑफ द लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। डेफिनेशन देखिए, अगर आप लिखेंगे तो इस चीज़ से पहले आप ये और लिख दीजिएगा, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस। अच्छा देखिएगा, ये लाइट रे जो आ रही है इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। द लाइट रे विच स्ट्राइक्स द सरफेस इज सेड टू बी द इंसिडेंट रे। जो लाइट सरफेस को आकर स्ट्राइक करती है। देखिए, कई सारी डेफिनेशन क्या होती हैं कि मैं जो वर्डली बोलता हूँ थोड़ी सी ईजी होती हैं। तो अगर आपको कई बार लगता है कि भाई ये डेफिनेशन ज़्यादा ईजी है, तो आप वीडियो पॉज करके लिख लिया करिए। ठीक है, तो आप इंसिडेंट रे की डेफिनेशन लिखेंगे, द लाइट रे विच फॉल्स ऑन द सरफेस, द लाइट रे विच स्ट्राइक्स द सरफेस इज सेड टू बी द इंसिडेंट रे। ठीक है, अच्छा, अभी रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? द लाइट रे आफ्टर बाउंसिंग फ्रॉम द सरफेस, द लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस, ऐसे बोल दीजिए, द लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस इज सेड टू बी द रिफ्लेक्टेड रे, से रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखिए, ये जो सरफेस है जहाँ पर लाइट स्ट्राइक कर रही है जाके, इसे बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ सरफेस फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट टेक्स प्लेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब वो सरफेस है फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट टेक्स प्लेस। अच्छा, इसके बाद देखिए, ये वाला जो पॉइंट है इसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन? आप इसे बोलिए पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एक ही बात है। ठीक है, जनरली पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नाम से बेसिकली डेफिनेशन ज़्यादा पूछी जा सकती है, बट कई सारे केसेस में पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी वो लोग पूछ सकते हैं। तो देखिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आपको बोलना है तो आप क्या बोलेंगे? अ पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखिए, ये जो पॉइंट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर प्रेजेंट है, तो आप लिखेंगे अ पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। दिस इज अ पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इस पॉइंट से ही लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है।
तो आप क्या बोलेंगे, अ पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या फिर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस करके बोलें तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिखिएगा, रिफ्लेक्शन करके बोलें तो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन वहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा एक चीज़ और है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये कोई हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और एक लाइन हम इस तरीके से बनाते हैं जो कि इस पर परपेंडिकुलर है और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास हो रही है, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो इस लाइन को बोला जाता है नॉर्मल। तो क्या डेफिनेशन बोलेंगे आप, अ परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू द, आप बोलिएगा अ परपेंडिकुलर लाइन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो लाइन होती है इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है, तो बस ये बोलिएगा अ परपेंडिकुलर लाइन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या ऐसे बोल दीजिए अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लिख लीजिएगा, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद और समझिएगा ज़रा। देखिए ये कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जो पुरानी क्लासेस में मेरे ख्याल से 7th या 8th में है CBSE बोर्ड में। ठीक है ना, तो जो है इसीलिए इस साल इन सब की डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी और इसी वजह से नोट्स में भी आपको कमी मिलेगी। तो अब क्या है कि इसीलिए जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हें मैं वापस एक बार से थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके बाद देखिएगा एक चीज़ पूछी आती है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है। देखिए ये जो लाइन है वो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है इसे बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या बोलेंगे आप, द एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आई, स्मॉल आई। ठीक है ना, जनरली एंगल आई लिखते हैं, ये एंगल का सिंबल और लगा देते हैं इसके आगे। तो क्या लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन, द एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एंगल आई। उसके बाद बात आती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो क्या लिखेंगे, द एंगल फॉर्म बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल आर। ठीक है, चलिए इतनी बातें याद रखेंगे आप, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिए अगली जो चीज़ है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज, देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो हैं। ठीक है, पहला तो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज आई मीन टू से एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपका पहला लॉ है। और दूसरा लॉ है आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन सेम प्लेन। ये सारे का सारे सेम प्लेन में लाई करते हैं। एक प्लेन समझ रहे होंगे आप, लाइक हमारा फ्लोर है वो एक प्लेन है, हमारी दीवार है वो एक प्लेन है। तो ये सारे के सारे जो है एक प्लेन में लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दीवार के इस तरफ होगा और एक दीवार के उस तरफ होगा, ऐसा नहीं होगा। दे विल ऑल लाई इन सेम प्लेन। फिर से बोल देता हूँ दोनों लॉज में, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो पहला होता है। और दूसरा द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, चलिए ये दोनों याद रख लीजिएगा अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिएगा इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। देखिए प्लेन मिरर इज़ अ मिरर जो कि हम अपने घर पर यूज़ करते हैं अपने इमेजेस को देखने के लिए, दैट इज़ अ प्लेन मिरर। तो अब क्या है कि उसके थ्रू जो इमेज बनती है वो किस काइंड की बनती है, किस तरीके से बनती है, ज़रा देख लीजिएगा। देखिए पहली बात तो ये कि प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज बनती है वो सेम साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट के सेम साइज़ की ही बनती है। ठीक है ना, मतलब ये कहने का कि अगर किसी पर्सन की हाइट 5 फीट 7 इंचेस है तो प्लेन मिरर में वो देखेगा तो उसकी भी जो इमेज की भी जो हाइट होगी वो भी 5 फीट 7 इंचेस ही होगी। ठीक है, मतलब कि हमेशा ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़ हमेशा सेम रहेगा इन केस ऑफ द प्लेन मिरर इफ़ द इमेज इज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर देन। ठीक है, और सुनिएगा प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज बनती है हमेशा सीधी बनती है, मतलब कि इरेक्ट, सीधी इमेज को बोलते हैं इरेक्ट या फिर अपराइट भी कहते हैं उसको, UPRIGHT अपराइट। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वीडियो पॉज करके तुरंत लिख लिया करिए उसको। ठीक है, जैसे मैंने बोला इरेक्ट का मीनिंग आपको नहीं पता, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज। ठीक है, हमेशा इमेज सीधी बनती है, हमारा भी सिर ऊपर है तो जो इमेज है सामने प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज बनती है उसका भी सिर ऊपर ही होता है। ठीक है, तो द इमेज इज इरेक्ट, इरेक्ट को आप अपराइट भी कह सकते हैं, मतलब कि सीधी इमेज बनती है।
उसके बाद द इमेज इज़ लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मतलब कि जैसे मान लीजिए कि किसी पर्सन के राइट चीक पर कोई मोल है, तिल है, ठीक है, तो जब वो इमेज देखेगा तो उसकी लेफ्ट चीक पर होगा, ठीक है ना, इमेज की साइड से उसकी लेफ्ट चीक पर होगा। मतलब ये कहने का कि लेटरल इन्वर्जन हो जाता है, जो हमारा राइट पार्ट है वो उसका लेफ्ट पार्ट होगा, जो हमारा लेफ्ट पार्ट है वो उसका राइट पार्ट होगा। दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। मतलब कि ये कहने का द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है, एक ही चीज़ हो गई। इसके बाद सेम साइज की होती है, इरेक्ट होती है और लेटरली इन्वर्टेड होती है। एक और बात आप बोल सकते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हुए हैं तो आपकी मिरर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है। जैसे मान लीजिए आप 2 मीटर की डिस्टेंस पर खड़े हैं तो उसके अंदर जो इमेज बन रही है ना, उसकी भी मिरर के सरफेस से 2 मीटर ही डिस्टेंस होगी। आप जितना पास आएंगे इमेज भी उतनी पास आ जाएगी, आप जितना दूर जाएंगे इमेज भी उतनी ही दूर चली जाएगी, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज इनसाइड द मिरर। The distance of the object in front of the mirror is equal to the distance of the image inside the mirror. Let me speak again. The distance of the object in front of the mirror is equal to the distance of the image inside the mirror. ये जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं अबाउट द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, राइट। देखिए इसके बाद देखिए एक डायग्राम बनाया हुआ है। जैसे अपने पास ये ऑब्जेक्ट है, देख रहे होंगे आप, ये जो है ए बी, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये अपना प्लेन मिरर है। देखिए क्या होता है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको 2 लाइट रेज की ज़रूरत होती है, सिर्फ 2 लाइट रेज से आपका काम चल जाता है, ठीक है ना। तो अब क्या है, देखिए 2 लाइट रेज हमने ले ली, एक ये ले ली, एक ये ले ली, ठीक है। इन दोनों से काम चल जाएगा, इस वाली की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। देखिएगा इन दोनों से हम काम चला लेंगे। देखिए ये जो लाइट रेज आ रही है ये इसको स्ट्राइक करिए यहाँ पर। तो क्या होता है, देखिए अगर कोई लाइट रे परपेंडिकुलर, मैंने परपेंडिकुलर ली है, ठीक है, तो अगर कोई लाइट रे अगर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है किसी भी सरफेस को तो वो उसी पाथ पर वापस लौट कर आ जाती है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे जा रही है, यहाँ पर 2 एरो आप देख पा रहे होंगे, एक हीरा एक हीरा। तो इसका मतलब ये है कि इसी पाथ पर जा रही है, इसी पाथ पर लौट कर आ रही है। अच्छा एक और देखिएगा, सेकेंड लाइट रे ये एक पर्टिकुलर एंगल पर गई है और इस तरफ कोई रिफ्लेक्ट होकर चली गई है, ठीक है। अच्छा अब देखिए एक लाइट रे वाली थी ये वाली और एक लाइट रे ये वाली थी, ठीक है, इतनी कंडीशन। अच्छा जब इनका रिफ्लेक्शन हो गया, जैसे रिफ्लेक्शन होने के बाद ये इधर गई है और इधर गई है, इन दोनों को आप आगे बढ़ा लीजिए, डॉट 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 करके देखिए बढ़ाई हुई हैं आगे, ये दोनों आगे बढ़ाई हुई हैं। तो जहाँ पर ये मीट कर जाती हैं यहीं पर आपकी इमेज बनने वाली है। जैसे कि ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी, तो आपकी इमेज बन गई यहाँ पर ए डैश बी डैश, ठीक है, ये कंडीशन हुआ करती है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूँ, जब बात शुरू ही हुई है कि अगर कोई भी लाइट रे परपेंडिकुलरली किसी सरफेस को स्ट्राइक करती है तो वापस से उसी पाथ पर रिवर्स होकर जाती है, उसी पाथ पर वो उसी पाथ को ट्रेस करती हुई वापस लौटती है अगर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है तो। ऑन द रिफ्लेक्शन इट गोज ऑन द सेम पाथ। अच्छा देखिए एक बात और मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी लाइट परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है किसी भी सरफेस को, तो अगर पूछा जाए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, ठीक है, तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब है द एंगल फॉर्म बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। अच्छा देखिए अब क्या है कि लाइट रे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है, आई मीन टू से जो नॉर्मल है वही इंसिडेंट रे है इस केस में। देखिए नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, और यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है वो ही परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों सेम पाथ पर ही हैं, तो इसीलिए इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा। तो इनडायरेक्टली आई मीन टू से कि इस केस में जो एंगल आई होगा वो 0 डिग्री होगा, ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अगर ये 0 है तो एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो भी 0 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल समझ में आ गई होंगी इतनी बातें अच्छे से, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा ये वाली चीज़, ठीक है। अच्छा एक बात और मैं बता दूँ आपको, देखिए इमेज कभी भी अगर इरेक्ट होती है, इरेक्ट या अपराइट होती है, तो वो हमेशा वर्चुअल होती है। वर्चुअल का मतलब होता है द इमेज विच कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन, जिसे हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते, उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। एंड द इमेज विच कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन इज सेड टू बी रियल इमेज। इनके बारे में आपको देखिए मैं थोड़ा सा डीपली बता देता हूँ, कंडीशन क्या है, विच कैन बी टेकन एंड विच कैन नॉट बी टेकन का मतलब क्या है। देखिए जैसे मान लीजिए हम शीशे में अपनी जो इमेज देख रहे हैं, ठीक है, वो हमारी इमेज है, वो हमारा फेस नहीं है। अब क्या है कि जैसे हम कैमरा के थ्रू उसको पिक कर लेते हैं, उसके क्लिक कर लेते हैं कैमरा के थ्रू और उसका प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं। तो देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया था, अगर किसी की राइट चीक पर एक तिल है तो उस इमेज के लेफ्ट चीक पर होगा, तो क्या वो रियली उसकी इमेज है?
भाई इमेज का मतलब तो क्या हुआ कि उसका फेस हूबहू आ जाता, ठीक है ना, उसका फेस हूबहू आ जाता। तो जब राइट चीक पर है तो उसके लेफ्ट चीक पर आ रहा है, तो इनडायरेक्टली क्या है कि उसकी इमेज नहीं मानी जानी चाहिए, ठीक है ना। मतलब मेरे कहने का ये है कि जो वर्चुअल इमेज है उसे आप एज इट इज स्क्रीन पे नहीं ले पाएंगे, है ना। भाई चेंज हो गई ना कंडीशन, उसका राइट चीक था तो उसका लेफ्ट चीक हो रहा है, तो इसीलिए ये बात बोली जाती है दिस काइंड ऑफ द इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन। जो वर्चुअल इमेज होती है, देखिए इरेक्ट इमेज जो होती है हमेशा वर्चुअल होती है, और वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है, द इमेज विच कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन, जिसे आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते वर्चुअल इमेज को, ठीक है। एक्चुअली वर्चुअल इमेज में देखिए लाइट रेज ना एक्चुअली मीट नहीं करती है। देखिए ये वाला एग्जांपल हमने लिया था, यहाँ पर लाइट रेज को हमने आगे बढ़ाया था ये, ठीक है ना। तो हमें ऐसा अपियर होता है कि इसकी इमेज यहाँ बन रही है, रियली में लाइट रेज मीट नहीं करनी। देखिए रियली तो लाइट रे एक ऐसे की वापस लौट के इधर चली गई और ये इधर आई ऐसे करके इधर चली गई, रियली तो मीट कर ही नहीं रही है। लेकिन कंडीशन क्या है कि हमें जब आगे बढ़ाते हैं तो हमें ऐसा अपियर होता है कि मीट होती हुई यहाँ पर अपियर होती है हमको, तो यहाँ पर लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं होती, दे अपियर टू मीट, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या था, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन, एंड सेकेंड कंडीशन इज द लाइट रेज appear to meet, they actually they don't meet, they appear to meet। लाइट रेज यहाँ पर एक्चुअली मीट नहीं होती हैं, वो appear to meet होती हैं, ठीक है। अच्छा, और जो रियल इमेज होती है, देखिए रियल इमेज जो होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, ठीक है ना, अपसाइड डाउन। उसमें क्या होता है, जो रियल इमेज होती है, द इमेज दिस काइंड ऑफ द इमेज कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन, आप इसे स्क्रीन पर ले सकते हैं। स्क्रीन पर लेने का मतलब आप इसका रियल फोटोग्राफ ले सकते हैं, असली फोटोग्राफ ले सकते हैं, जैसी चीज़ें वैसी ही उसमें उसके अंदर दिखेगी। और जो है रियल इमेज में आप ये भी लिख सकते हैं, द लाइट रेज इन केस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज द लाइट रेज एक्चुअली मीट, और इस केस में क्या होता है, लाइट रेज एक्चुअली मीट होती हैं, ठीक है। वर्चुअल इमेज में अपीयर टू मीट होती हैं, इसमें एक्चुअली मीट होती हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना पार्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिएगा ज़रा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। देखिए पहले मैं आपको स्फेरिकल मिरर्स के बारे में समझा देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे इसके बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। देखिए अपने पास सपोज टू बी कि अपने पास कोई बॉल है ना, एक ग्लास की बॉल है, ठीक है। अब हमारे पास एक ग्लास की बॉल थी, हमने उसको यहाँ से ऐसे करके काट दिया दो जगह से, ठीक है। तो देखिए जब इसे काटेंगे तो एक ये पार्ट इसका अलग आप कर सकते हैं और ये वाला पार्ट इसका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के एक ये हो जाएगा और एक ऐसा कुछ आ जाएगा। अच्छा अब देखिए यही जो मिरर्स हैं इन्हें स्फेरिकल मिरर कहा जाएगा। अब क्या है, देखिए अगर आप इसमें बाहर की तरफ से पॉलिश कर दें, अगर आप बाहर की तरफ से पॉलिश कर देते हैं, पॉलिश करने का मतलब वो पेंट कर दिया आपने इसको बाहर से, तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन होगा वो अंदर की तरफ से होगा, ठीक है ना, क्योंकि बाहर तो आपने कवर कर दिया सरफेस, तो अंदर की तरफ से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, तो इसे कहा जाता है कॉनकेव मिरर। देखिए नाम से याद रख सकते हैं, कॉनकेव मतलब केव जैसी बननी चाहिए इसके अंदर, तो मानिए ना केव जैसी है, ठीक है, ऐसे करके आप याद रखिएगा। तो कॉनकेव मिरर जो होता है दैट इज पॉलिश्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम इनसाइड, इसके अंदर से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है और बाहर से इसमें पॉलिश होती है, ठीक है। अच्छा और देखिएगा ज़रा, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करते हैं, हाँ जी, तो अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करते हैं, हाँ जी देखिए ये हो गया कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, देखिए उसे अंदर से पॉलिश कर दिया जाता है, इट इज़ पॉलिश्ड या फिर पेंटेड फ्रॉम इनसाइड एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ टेक्स प्लेस फ्रॉम दिस सरफेस फ्रॉम आउटसाइड, इसको बोला जाता है आपको, हाँ वो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है और एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना। देखिए इसमें केव जैसी बनती है, सिंपली याद रखिए इसमें केव जैसी बन जाती है, गुफा जैसी बन जाती है, इसीलिए इसको कॉनकेव मिरर कह दिया गया है। सिंपली मैं आपको लर्न करने का ट्रिक बताऊँ तो, ठीक है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, पहले तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, तो स्फेरिकल मिरर्स आर दोज मिरर्स whose reflecting surfaces are spherical in shape। Spherical mirrors are those mirrors whose reflecting surfaces are spherical in shape, मतलब ऐसे मिरर्स जिनके जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज हैं, जहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो स्फेरिकल शेप में होते हैं ना, इस काइंड के मिरर्स को बोला जाता है स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। चलिए देखिएगा, जैसे एक ये वाला हुआ, एक ये वाला हुआ, अगर इसमें अंदर की तरफ सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कौन सा है, कॉनकेव, और अगर अंदर से पॉलिश है और बाहर से रिफ्लेक्शन होगा तो इसे बोला जाता है कॉन्वेक्स, ठीक है। चले इसके बाद देखिए और बातें हैं कुछ जो आपको समझनी होंगी। सबसे पहली बात देखिएगा, मैं आपको शुरू से समझाऊं, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
देखिए अभी हमने बात की स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए हम एक स्फेयर यूज़ करते हैं, एक बॉल यूज़ करते हैं ग्लास की, ठीक है। हालांकि ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है आजकल कि ग्लास ही यूज़ हो, आजकल अलग अलग काइंड के प्लास्टिक्स फाइबर्स भी यूज़ होने लगे हैं चश्मा वगैरह बनाने के लिए, और लेंसेज के फॉर्म में या फिर मिरर के फॉर्म में, ठीक है। देखिए ये हमारे पास कोई बॉल है, स्फेरिकल बॉल, तो या स्फेयर समझिए आप, सिंपली इसको स्फेयर कह दीजिए। तो इसका इसको काट कर इसमें से मिरर्स को फॉर्म किया जा रहा है, मिरर्स को बनाया जा रहा है। तो इसका जो सेंटर होता है उसे बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। डेफिनेशन लिख लीजिएगा, द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, मतलब कि उस स्फेयर का सेंटर जिसका मिरर एक पार्ट है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। देखिए स्फेयर है तो स्फेयर की एक रेडियस भी होती है, तो इसकी रेडियस को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेम डेफिनेशन है, अंतर क्या आएगा कि जहाँ पर सेंटर बोला था वहाँ हमें बोल देना है रेडियस। द रेडियस ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, द रेडियस ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, मतलब उस स्फेयर की रेडियस जिसका मिरर एक पार्ट है उसे बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इसके बाद देखिएगा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या है, देखिए इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं, पहले आप लिख लीजिए पोल क्या होता है। देखिए हमारे पास ये कोई मिरर है, ठीक है, इसकी एक शेप है, इस शेप के अकॉर्डिंगली इसका जो सेंटर होता है, इसकी शेप के अकॉर्डिंगली बोल रहा हूँ मैं, तो शेप के अकॉर्डिंग का मतलब हो गया ज्योमेट्रिक। देखिए इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, इसकी ज्योमेट्रिक सेंटर का मतलब है इसकी शेप के अकॉर्डिंगली जो इसका सेंटर पॉइंट है उसे बोला जाता है पोल। द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, इसे पोल बोला जाता है। इसके बाद देखिएगा हमारे पास जैसे मान लीजिए ये मिरर है, ठीक है, और अगर आप इसे पूरा स्फीयर बनाए तो ऐसा कुछ रहा होगा, ये ऐसे कुछ रहा होगा ना, तो यहाँ कहीं इसका सेंटर रहा होगा। तो अगर हम इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी अंदाज से बनाएं तो मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, ठीक है, और पोल ये है, तो ऐसी एक लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और पोल से होकर निकलती है, ठीक है ना, जैसे ये वाली लाइन निकल रही है, तो इसे बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। अ लाइन या फिर इमेजिनरी लाइन भी आप उसको कह सकते हैं, एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर। किसी भी मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होने वाली इमेजिनरी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। देखिएगा ये हमारे हो गया पोल और ये हो गया हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड में एक पॉइंट और होता है, इसे बोलते हैं हम लोग फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस। याद रखिएगा फोकस, प्रिंसिपल फोकस और फोकल पॉइंट तीनों का मतलब एक ही है। इसे जनरली रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल एफ से, ठीक है। तो ये क्या है, ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट होता है, क्या बोला जाता है इसको, फोकस, प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकल पॉइंट, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। चलिए और समझिएगा अब इसके बाद ज़रा देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो टोटल डिस्टेंस होती है ये, इसे बोला जाता है वही हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है ना, वो इसी के इक्वल होती है, उसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा अब देखिएगा जो फोकल पॉइंट है वो यहाँ पर एग्जैक्ट बीच में है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो कहलाती है आपकी फोकल लेंथ, इसे स्मॉल एफ से लिखा जाता है, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस। तो इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है इसे फोकल लेंथ कहा जाता है, और यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन आपको याद रखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, या फिर फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। आई मीन टू से कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है फोकल लेंथ की डबल होती है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, ठीक है। चलिए अच्छा एक बात और देखिए दोनों ही कंडीशंस हैं, कॉनकेव की भी है कॉन्वेक्स की भी है। तो कॉन्वेक्स का जो फोकस या और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सब इस तरफ को होंगे, क्योंकि ये तो इस तरफ कर्व है ना, ऐसा होगा ना, ये ऐसा कुछ होगा, और जो कॉनकेव है वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए जो कॉनकेव मिरर होता है उसका जो फोकल पॉइंट है या जो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसे लेफ्ट साइड में बना लेते हैं, और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर उसे राइट साइड में हम बना लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा ज़रा आगे। इसके बाद देखिए हमने डेफिनेशन पढ़ ली प्रिंसिपल एक्सिस की, पोल की, अपर्चर। अपर्चर देखिए मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास जैसे मिरर है,
तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसकी जो विड्थ है या फिर इसका जो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, जितना भी रीजन है, इसे बोला जाता है अपर्चर। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, द विड्थ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस। इस स्फेरिकल सरफेस की जो विड्थ होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे बोला जाता है अपर्चर। याद रखिएगा ये चीज़। सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने समझा दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझा दिया, फोकल पॉइंट समझा दिया। फोकल लेंथ हो गया आपका पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए ये रिलेशन अभी हमने डिस्कस कर लिया। देखिए फोकल लेंथ को जनरली स्मॉल एफ या कैपिटल एफ किसी से भी लिख देते हैं, आप कोशिश करिएगा कि स्मॉल एफ से लिखें, क्योंकि यही चीज़ जनरली दी जाती है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा जो इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर के थ्रू जो इमेजेस बना करती हैं, देखिए उसके कई सारे केसेस हैं। तो ये केसेस मैं आपको जो है कल वाली वीडियो में समझा दूंगा। इसके बहुत सारे केसेस हैं, तो एक साथ अगर हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आप इतना कर लीजिएगा, आज नोट्स में आपको सेंड कर दे रहा हूँ, तो आप साथ साथ लिखते चले जाइएगा, फ़ायदे में रहेंगे, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। चैप्टर बहुत लेंथी और बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए आज इतना ही करते हैं, बाकी देखते हैं कल। ओके, बाय।